हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे आपसे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरिल हैलाइड। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपके फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। ठीक है, इसके बाद वैसे तो आपके केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा सरल है, सिंपल है, इसलिए हम पहले आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरिल हैलाइड पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरिल हैलाइड की जो फर्स्ट रिएक्शन है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं जल्दी से। आप केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरिल हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड या हेलो हैलाइड्स, या इसको क्या बोलते हैं, हेलो एरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसकी पहली रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। वैसे तो हमने आपको कई बार बता चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। देखो तो न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक ऐसे एक तरीके से स्पीसीज होती हैं जो कि कंटेन करती हैं, कंटेन नेगेटिव चार्ज, या आप ये कह सकते हैं कुछ न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं। क्या होती है? न्यूट्रल, जो कि कंटेन क्या करते हैं आपके लिए, लोन पेयर, कंटेन लोन पेयर। ठीक है, अगर जिनके पास लोन पेयर होगा वो न्यूट्रल है। सपोज करो आपके लिए H2O, NH3, H नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, I नेगेटिव और आपके लिए F नेगेटिव। ये हैं आपके लिए ये आपके लिए न्यूट्रल में नहीं आएंगी, ये आपके नेगेटिव में आएंगी। ठीक, तो इनको अभी आप साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो NH3 देखो, PH3 ले लो आप न्यूट्रल स्पीसीज़ में। ठीक है, PH3 हो जाएगा आपके लिए और NF3 हो जाएगा। ठीक है, इनके पास यहाँ पर लोन पेयर कंटेन होगा। ठीक है, इसके पास 2 होंगे, इसके पास 1 लोन पेयर, और इसके पास भी कितने होंगे, 1। ये तो कुछ मैंने आपको, जैसे नेगेटिव चार्ज वाली आप स्पीसीज देखें, जैसे मैंने अभी बताया H नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेगा, बट H पॉजिटिव जो होगा वो एक इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम करेगा। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 और इलेक्ट्रॉन आ गए 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ऐसे ही हैलोजन जितने भी हैं, ठीक है, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर F, Cl, Br और I, ये सभी कैसे होंगे आपके लिए, नेगेटिव स्पीसीज हैं। और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके लिए, Cn नेगेटिव है। ठीक है, ये सभी कैसे एग्जाम्पल हैं आपके लिए, नेगेटिव स्पीसीज जो कि न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मीन्स क्या होता है, ये होता है कि कोई भी अगर वीक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस्ड बाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मीन्स अगर एक न्यूक्लियोफिलिक दूसरे वीक न्यूक्लियोफिलिक को रिप्लेस कर रहा है या सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने आपको बात बताई कि न्यूक्लियोफिलिक कौन से होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज करते हैं। न्यूट्रल जो है आपके लिए कुछ एग्जांपल हैं जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर कंटेन होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये क्या है। ठीक है, अब देखो उधर, ये तो न्यूक्लियोफिलिक की बात। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हमारे एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो कौन सी कंडीशन पर करेंगे, और नहीं करेंगे तो कौन सी कंडीशन। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है आपके लिए कि
एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा अधिक रिएक्टिव होता है और कौन सा लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर समझना है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं ये कह सकता हूँ आपके लिए यही कि एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव देन एल्किल हैलाइड towards nucleophilic substitution रिएक्शन। मीन्स ये आपके लिए समझना है कि भाई एल्किल है जो एरिल हैलाइड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कम रिएक्टिव क्यों होता है, ठीक है, इसका रीज़न आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो देखो इधर इसके कई रीज़न है, तो मैं यहाँ पर देखो फर्स्ट रीज़न पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रीज़न क्या है आपके लिए, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बात समझनी है, ठीक है, क्या है आपके लिए रेजोनेंस। इसके कम से कम आपके लिए 4 या 5 रीज़न हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए 2 रीज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा आपके लिए सभी रीज़न, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, इनके रीज़न में कि एल्किल हैलाइड अधिक रिएक्टिव क्यों होता है, किससे, एरिल हैलाइड से, ठीक है। तो देखो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या है, सपोज करो आपने यहाँ पर ले लिया क्या, यहाँ पर X ले लिया, मतलब एरिल हैलाइड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने ले लिया एल्किल हैलाइड। ये क्या है आपके लिए, एरिल हैलाइड, और ये है आपके लिए एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो एल्किल हैलाइड होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, ठीक है, लेकिन जो एल्किल हैलाइड है ये कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, ठीक है। तो देखो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसका क्या किस तरीके से बनाएगा, तो वो मैं आपके लिए यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो आप रेजोनेंस ऑफ एरिल हैलाइड, उसका क्या रीज़न है, कम रिएक्टिव क्यों होता है, उसका भी हम आप देखो उधर यहाँ पर आप चलो Cl ले लो, इसके पास 3 लोन पेयर होंगे, बिल्कुल सही है। अब ये क्या करेगा, देखो रेजोनेंस, जब इसके पास लोन पेयर है तो ये इस लोन पेयर को यहाँ करेगा, ये डबल बॉन्ड तुरंत पाई बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, ठीक। यहाँ पर जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब इसने पाई बॉन्ड को ऑर्थो पोजीशन पर आया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और बाकी का सिमिलर आपके लिए ये रहेगा, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे येगा कि ये जो लोन पेयर है ये यहाँ आएगा पोजीशन, तुरंत ये पाई बॉन्ड कहाँ पर आएगा, पैरा पोजीशन पर, ठीक। तो ये डबल बॉन्ड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, ठीक। इसको साफ करो, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड आपके लिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया पैरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो नेगेटिव चार्ज, और ये अब तुरंत ही क्या होगा, तुरंत ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तुरंत ये पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, ठीक। ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, और ये आपके लिए डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ से ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तुरंत ये बॉन्ड कहाँ पहुँचा आपके लिए, लोन पेयर, ठीक है। ये तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं इसको दोबारा से करूँ ड्रॉ, तो देखो ये यहाँ आ जाएगा बॉन्ड, तुरंत ये इसको पहुँच जाएगा, तो क्या बनेगा आपके लिए, जैसी पहली स्ट्रक्चर थी सिमिलर वही आ जाएगी। Cl यहाँ पर आपके टोटल लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, तुरंत ये, ठीक है। वैसे इसकी रेजोनेंस कितनी है, फर्स्ट, सेकंड और एक थर्ड, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात देखो कि अगर मैं एल्किल हैलाइड की बात करूँ CH3X, क्या ये कोई भी रेजोनेंस बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण यहाँ से Cl जो Cl होगा उसका एक तरीके से रिमूव होना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जो कि और हमें अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन एल्किल हैलाइड में ईजिली तरीके से क्या हो जाएगा, हैलोजन रिमूव हो जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल ईजिली तरीके से अटैक कर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू
ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर, contain partially double bond in aryl halide to break ए डिफ़िकल्ट, क्या होगा आपके लिए? डिफ़िकल्ट होगा, इसको ब्रेक करना क्या होगा आपके लिए? डिफ़िकल्ट होगा, जिससे कि यहाँ पर एक CN निकलेगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करने में क्या होगी? उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पहला रीज़न तो आप समझ गए होंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या है। पहला रीज़न आपके लिए ये है कि रेजोनेंस के कारण क्या है, C और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, उसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक ईजिली तरीके से अटैक नहीं कर सकता किस पर? एरिल हैलाइड पर। लेकिन एल्किल हैलाइड कोई भी रेजोनेंस शो नहीं करता है, जिसके कारण ही क्या होगा आपके लिए, इसमें से हेलोजन ईजिली तरीके से रिमूव हो जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक आसानी से अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पहला रीज़न आपको बता दिया है कि रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, और ये कुछ मैं न्यूक्लियोफिलिक के बारे में आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये। ठीक है, तो चलो जल्दी से आप इसको नोट करें। ठीक है, जल्दी से इसे आप नोट करें, मैं अब इसमें सेकंड रीज़न आपको बताऊँगा। देखो अब आप इसका सेकंड रीज़न क्या है वो देखो, सेकंड इसका रीज़न क्या है। ठीक है, सेकंड रीज़न है आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन। क्या है आपके लिए? हाइब्रिडाइजेशन NCX बॉन्ड। ठीक है, क्या है आपके लिए? CX बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? देखो जैसे आप एरिल हैलाइड पर देखो, एरिल हैलाइड ये है और एल्किल हैलाइड मैंने यहाँ पर CH3 क्या ले लिया? X ले लिया। अगर मैं इस पर देखूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अगर इस कार्बन पर देखूं तो sp3। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो कार्बन होगा इस हेलोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगाऊं अगर हाइब्रिडाइजेशन में, तो आप देखो उधर कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ध्यान से ये बात समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा sp होगा, फिर sp2 होता है और फिर सबसे कम होता है आपके लिए sp3। इसी के कारण देखो कार्बन और कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन, ठीक है, ये अधिक क्या होता है? हाइब्रिडाइज, मतलब sp हाइब्रिडाइज होता है तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, जिसके कारण ही यहाँ से H पॉजिटिव निकलने के कारण यहाँ पर ये एल्काइन एसिडिक नेचर दिखाता है, ना तो आपके लिए एल्किन दिखाता है और ना ही एल्किन दिखाता है। ये हम 11th क्लास में आपके लिए पढ़ते हैं। ठीक है, आप 11। अब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव का यहाँ पर क्या हो गया? एज कंपैरिजन एल्किल हैलाइड के कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब ये क्या करेगा? ये इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा। ठीक है, तो क्या ये यहाँ से हेलोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर इलेक्ट्रॉन देता, ठीक है, तो ईजिली तरीके से क्या हो जाता है? यहाँ से हेलोजन निकल जाता, लेकिन इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के कारण, ये कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, डोनेट नहीं करेगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा एल्किल हैलाइड के केस में नहीं होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड में कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपैरिजन एरिल हैलाइड के कार्बन से। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन जो होगा एरिल हैलाइड का वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपैरिजन एल्किल हैलाइड के। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हम यही लिख सकते हैं यहाँ पर कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये क्या करेगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ना कि क्लोरीन को देगा। क्लोरीन से या हेलोजन से ये क्या अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया।
ठीक है। तो ये आपके लिए दूसरा रीज़न है यहाँ पर कि हाइब्रिडाइजेशन, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन है। इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इस पर होता है आपके लिए sp3। ठीक है। तीसरा रीज़न आप देखो, तीसरा रीज़न क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल कैटाइन। फिनाइल कैटाइन मीन्स अगर किसी कंडीशन पर, मान लो सपोज करो आपके लिए किसी कंडीशन पर हमने क्या कर दिया, हमने हेलोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस x नेगेटिव। ये जो फिनाइल कैटाइन है ये बहुत ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा रहता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा, जो क्या करेगा, SN1 जो रिएक्शन होगी उसके लिए कैन नॉट बी अकर, मतलब कैन नॉट बी अकर, मतलब यहाँ पर कोई भी आपके लिए SN1 रिएक्शन, क्योंकि SN1 रिएक्शन जो होगी हम आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाएंगे एल्किल हैलाइड में, वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पर होगी जो कि स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबल। यहाँ पर क्या है, ये कार्बोकैटायन कैसा है आपके लिए? स्टेबल नहीं है। इसके कारण भी ये आपके लिए थर्ड इसका रीज़न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि वो जो फिनाइल कार्बोकैटायन है उसके अनस्टेबिलिटी के कारण भी क्या है, SN1 मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं वो होती है, जिसके कारण यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दूसरा रीज़न ये। थर्ड, एक फोर्थ रीज़न आपके लिए देखो क्या है, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरीन। ठीक है, रिपल्सन देखो, एरीन जो है, एरीन का मतलब जो एरोमेटिक है बेंजीन रिंग। क्या है? बेंजीन रिंग। ये आपके लिए जो बेंजीन रिंग है इस पर हमेशा इलेक्ट्रॉन अधिक रहते हैं पाई बॉन्ड के कारण। ये इलेक्ट्रॉन रिच एक तरीके से मॉलिक्यूल्स है। क्या? इलेक्ट्रॉन रिच। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक भी आया नेगेटिव, अब इस पर भी इलेक्ट्रॉन अधिक है। मान लो ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर अटैक करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन में क्या बीच में क्या होगा आपके लिए? रिपल्सन होगा। क्या होगा आपके लिए? रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक ईजिली तरीके से अटैक ही नहीं कर सकता है। रिपल्सन के कारण क्या करेगा, वो एक तरीके से अट्रैक्ट ना होकर क्या होगा, रिपेल होगा, दूर जाएगा, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पॉसिबल यहाँ भी नहीं हो सकते। ये 4 रीज़न आपके लिए हमने बताया। एक 5th रीज़न और है आपके लिए, पोलरिटी ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, CX बॉन्ड देखो 5th रीज़न समझते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रीज़न। वैसे तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 रीज़न हैं, एक तो मैंने आपको रेजोनेंस इफेक्ट और एक दूसरा रीज़न आपके लिए कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब पोलरिटी वाला भी समझ लो। जैसे आपने लिया एरिल हैलाइड, क्या है आपके पास? एरिल हैलाइड। एक ले लिया आपने एल्किल हैलाइड। अब हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है यहाँ पर sp3 होगा और इस कार्बन पर क्या होगा, sp2। ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो ये बताओ, ये जो बॉन्ड होगा आपके लिए C और X बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, और पार्सली डबल बॉन्ड भी होता है। तो ये बॉन्ड जो होगा आपके लिए एरिल हैलाइड में CX बॉन्ड क्या होगा, कम पोलर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, अधिक पोलर होगा। क्या होगा? अधिक। अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूँ, डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट जो होगा, डायपोल मोमेंट ऑफ एरिल हैलाइड इज लेस देन एल्किल हैलाइड। ये भी आपके लिए, जितना एल्किल हैलाइड, जितना अधिक पोलर मॉलिक्यूल होगा उतना ही क्या होगा आपके लिए, डायपोल मोमेंट अधिक होगा। तो इसका डायपोल मोमेंट, अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी पोलरिटी कम। ठीक है, इसकी पोलरिटी क्या होगी आपके लिए, अधिक होगी ड्यू टू डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें ये पता है कि लेज़र पोलरिटी, लेज़र रिएक्टिविटी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी मॉलिक्यूल जितना कम पोलर होगा उतना ही क्या होगा, लेस रिएक्टिव भी होगा।
ठीक है, यहाँ से ईजिली तरीके से हैलोजन रिमूव नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो उधर ये मैंने आपके लिए बताई कि 5 प्रॉपर्टी आपके लिए कि एरियल हैलाइड क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। ये आपके लिए ये समझ लो ये नॉर्मल कंडीशन पर होता है। ये जो रिएक्शन शो नहीं करता है जो आपके लिए एरियल हैलाइड है, ठीक है, एरियल हैलाइड जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है, ये नॉर्मल कंडीशन पर करता है, नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अगर कोई भी अगर हमने ड्रास्टिक कंडीशन लगा दी, ठीक है, टेम्परेचर हाई ले लिया है, प्रेशर लगा दिया, तो वहाँ पर हमारे लिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके मैंने 5 रीज़न आपके लिए बता दिए थे। क्वेश्चन पहले मैंने आपको बता दिया था, पहले मैंने बताया था रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तीसरा आपके लिए फिनाइल कार्बो अनस्टेबिलिटी, फिनाइल कार्बोकैटायन है, चौथा आपके लिए रिपल्सन बिटवीन बेंजीन रिंग और न्यूक्लियोफिलिक के बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, आपस में इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होगा, जिसके कारण क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी। और पोलरिटी ऑफ CX बॉन्ड, ये बॉन्ड जो होगा एरियल हैलाइड में CX बॉन्ड होगा, वो कैसा होगा, कम पोलर होगा। किसके कारण, आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन के कारण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका डायपोल मोमेंट भी कम होगा, पोलर कम होगा, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण आपके लिए क्या होगा, ये अधिक पोलर होगा। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट भी अधिक होगा। ठीक है, तो जितना कम पोलर उतना कम रिएक्टिव, जितना अधिक पोलर उतना ही अधिक रिएक्टिव। ठीक है, ये आपके लिए 5 पॉइंट आपके लिए एरियल हैलाइड की रिएक्टिविटी के लिए है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि कौन सी ड्रास्टिक कंडीशन पर ये रिएक्शन शो करता है, कौन से पर नहीं। तो मैं कुछ आपके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट करें, जल्दी से करें। देखो अब हम कुछ आपके लिए एग्जांपल बताएंगे इसमें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस कंडीशन पर ये देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आपके लिए सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये आप समझ लें कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है एक ड्रास्टिक कंडीशन पर देता है। ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, जैसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, रिप्लेसमेंट वाई हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, OH। ठीक है, तो पहली रिएक्शन आप इसे देखेंगे, जैसे हमने लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेगा आपके लिए एक्वस NaOH के साथ, जो कि OH यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है। ये एक्वस, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही हाई रखा जाता है, कितना है, लगभग आपके लिए 6 to 3 केल्विन है। यहाँ आपके लिए प्रेशर का भी यूज किया जाता है 300 ATM। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये पहले सबसे पहले आपके लिए बनाता है ONA, ठीक है, जिसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तुरंत ये क्या करता है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, NaCl यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखो क्या क्या रिमूव होगा, NaCl और -H2, इसको मैं अभी बताऊँगा आपके लिए। और ये क्या है आपके लिए, OH यहाँ आ जाता है, मीन्स फिनॉल आपके लिए मिल जाता है। देखो फिनॉल बनाने का ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से मेथड है। इस मेथड को हम बोलते हैं क्या, डॉफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डॉफ प्रोसेस। आपके लिए आया कि डॉफ प्रोसेस क्या होता है, तो क्लोरीन जब रिएक्ट करता है आपके लिए एक्वस NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो हमें क्या देता है, फिनॉल देता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोसेस। ठीक है, अब ये बना कैसे, NaCl, देखो इधर इस तरीके से बना, जैसे आपने इसके ट्वाइस मॉलिक्यूल ले लिए NaCl के, या ट्वाइस लगा सकते हो NaOH के। ठीक है, NaOH। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से H2O निकाल दो। ठीक है, -H2O निकल गया। अब जो एक NaCl को रिमूव कर देगा तो NaCl निकल जाएगा, ONA यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ये फॉर्मेशन हो गई।
तो इसको क्या बोलते हैं हम, डॉप प्रोसेस बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डॉप प्रोसेस, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप से हम किस तरीके से हैलोजन को रिमूव कर सकते हैं इन ड्रास्टिक कंडीशन, वो आपके लिए ये है, ठीक है। दूसरी में यही रिएक्शन आपके लिए बताऊंगा, यहाँ लिख सकते हो रिप्लेसमेंट बाई ही लिख लो, रिप्लेसमेंट बाई साइनो ग्रुप। तो साइनो ग्रुप क्या है आपके लिए, CN, ठीक है। तो साइनो ग्रुप के लिए क्या होता है कि अगर क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, अगर ये CuCN के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक है, और यहाँ पर लगभग 438 केल्विन क्या होता है टेम्परेचर, CN इसको रिप्लेस कर देगा, CN, और यहाँ पर रिमूव होगा Cu2Cl2, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ ट्वाइस लगा लो आप, ठीक है, और यहाँ ट्वाइस लगा दो और इसको ट्वाइस, कोई ज़रूरत। इसको क्या बोलते हैं, साइनोबेंजीन, ठीक है। तो मीन्स CN जो न्यूक्लियोफिलिक है आपके लिए किसको रिप्लेस कर रहा है, Cl को रिप्लेस कर रहा है, एंड अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर समझना है। तो ये दूसरा एक एग्जांपल है। चलो एक एग्जांपल और बताते हैं हम यहाँ पर, देखो थर्ड एग्जांपल, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो रिप्लेसमेंट बाई एमिनो ग्रुप। तो एमिनो ग्रुप क्या होता है आपके लिए, NH2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है। एनिलीन बनाने का भी प्रोसेस है। तो रिएक्शन क्या है यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन ले लो या ब्रोमोबेंजीन, आप इसकी रिएक्शन आप करा दो अमोनिया के साथ NH3 और Cu2O के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, टेम्परेचर 438 केल्विन ले लो, ठीक है, थोड़ा सा इधर। तो आपके लिए क्या होगा, यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाएगा 2, और क्या होगा आपके लिए Cu2Cl2 रिमूव होगा, ठीक है, ट्वाइस मॉलिक्यूल, और यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हुआ कैसे, यहाँ से आप ये समझें, यहाँ बैलेंस करेंगे ट्वाइस, यहाँ NH3 को हम ऐसे लिख रहे हैं, NH3 और NH3, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से NH2 निकाला, 2 मोल्स तो यहाँ आ गए, तो 2H और ऑक्सीजन H2O मिलकर बना लिया, और कॉपर जो है आपके लिए, ठीक है, वो आपके लिए क्या बना लेगा, Cl के साथ लेकर Q+ क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है आपके लिए, एनिलाइन, क्या है, एनिलाइन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से एनिलाइन बनाने की ये आपके लिए प्रोसेस है, ठीक है। देखो इधर यहाँ पर मैं एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इस केस में, ठीक है, नोट करके लिख लेना इसको आप, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कन्वर्जन में काम आएगी, ठीक है। क्या आएगी, कि जब ये साइनो ग्रुप है, साइनो ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, कैसे होता है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर मान लो एल्किल ग्रुप भी हो, फिर भी आपके लिए, ठीक है, जैसे मैंने कहा आपके लिए एरिल और एल्किल, ठीक है, Cl ले लिया। तो इसके लिए मैं 3 कंडीशन आपके लिए बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तीनों कंडीशन। एरिल और एल्किल ग्रुप दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर मान लो आप कंसनट्रेट HCl और आपके लिए एल्कालाइन H2O2 की प्रेजेंसी में अगर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, या तो ये जो ग्रुप होता है ये एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है आपके लिए, एमाइड में। मीन्स आपके लिए ये क्या बना लेगा, एमाइड NH2। इसको बोलते हैं हम क्या, कंप्लीट, वो पार्सली हाइड्रोलाइज्ड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। अगर पार्सली हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके लिए एमाइड में। अगर मान लो यहाँ पर डाइल्यूट HCl ले लिया आपने और यहाँ लिख दिया कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड, तो ये जो ग्रुप होगा आपके लिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक में, ठीक है, कन्वर्ट हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन में, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए यूज होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका मैं रिडक्शन करा दूँ, क्या करा दूँ, रिडक्शन, LiAlH4 की प्रेजेंसी में रिड्यूसिंग एजेंट है, या NaC2H5OH की प्रेजेंसी में,
रिडक्शन अगर मैं करा दूं, ठीक है, या रिडक्शन लिख दूं आपके लिए। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ArR और ये हो जाएगा CH2 और NH2, मतलब प्राइमरी एमाइन में। तो ये नोट करके आप इसे नोट करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन में बहुत ही ज़्यादा यूज होगी आपके लिए, ठीक है। कि जब हम कंसनट्रेट HCl या पार्सली हाइड्रोलाइज कराते हैं तो एमाइड में कन्वर्ट होता है, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, और यहीं आपके लिए रिडक्शन अगर करा दें हम इसका तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमाइन में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका साइनाइड का क्या है आपके लिए रिएक्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ रिएक्शन बता दी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, वो किस तरीके से होता है, कौन कौन सी रिएक्शन है जो पॉसिबल जो आपके लिए हो सकती है। तो पहली रिएक्शन हमने हाइड्रोक्साइड के साथ बता दी जिसको हम डॉप प्रोसेस बोलते हैं, साइनो ग्रुप के साथ बता दिया जिससे साइनोबेंजीन है। तीसरी हमने बता दी एमिनो ग्रुप जिसको आपके लिए एनिलीन फॉर्मेशन होता है, और ये जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसे नोट करें। आगे हम आपके लिए इसमें ये बताएंगे कि मान लो कि अगर आपके लिए कोई भी ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी पर किस तरीके से इफेक्ट डालता है, ठीक है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो अगर एरियल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उस पर इफेक्ट कैसे डालता है, ठीक है, वो बताएंगे आपके लिए, जब तक आप इसको नोट करें, ठीक है। यहाँ देखो आप हेडिंग डालें, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन एरियल हैलाइड on the reactivity मीन्स कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, अगर किसी भी ग्रुप को हम एरियल हैलाइड पर लगा रहे हैं तो उसकी रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट है। मान लो कि आपके लिए कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ठीक है, सच एस जैसे आपके लिए NO2 ले लिया, COOH ले लिया, ठीक है, और आपके लिए साइनाइड ले लिया, बहुत सारे हैं आपके लिए। अगर मान लो ये अगर एरियल हैलाइड पर लगे हुए हैं, ठीक है, सपोज करो आपके लिए ये है, यहाँ पर मैंने Cl ले लिया, चलो ठीक है, पैरा पोजीशन पर ही लगा लें आप, यहाँ लगा दिया हमने। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो होगा क्या, ये इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं अपनी तरफ। होगा क्या, आपको ये पता है कि ये जो कार्बन है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा, जिसके कारण यहाँ पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, क्या करेगा, ये जो होगा क्लोरीन फिर ईजिली तरीके से इलेक्ट्रॉन इससे लेकर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा आपके लिए क्लोरीन रहेगा, जो कि ईजिली तरीके से इलेक्ट्रॉन लिया और निकल जाएगा। दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो OH है वो यहाँ पर ईजिली तरीके से अटैक कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए यही बात समझना, जैसे जैसे विड्रॉइंग ग्रुप हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो क्या होता जाता है, एक तरीके से डिस्पर्स होता जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींचते हैं, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, कम, जिसके कारण कार्बन और हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, जिससे कि हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन से ईजिली तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो मीन्स अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जैसे जैसे आपके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, हेलोजन मीन्स आपके लिए बेंजीन रिंग में, ठीक है, वैसे वैसे ही क्या होता जाएगा, आपके लिए रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मीन्स आपके लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी और उसमें आपके लिए कम प्रेशर लगाना पड़ेगा रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये बात आपके लिए यहाँ पर समझनी है कि जैसे जैसे हम विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग द विड्रॉइंग ग्रुप, इंक्रीजिंग द विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बेंजीन रिंग,
आल्सो इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज। रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। ईजिली तरीके से आपके लिए क्या होगा, यहाँ से हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर ये मैंने थोड़ा आपको समझाया, ठीक है। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब इधर जैसे पहली रिएक्शन हमने क्या बताई थी आपके लिए, Cl बताया था, हमने कहा था कि ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसमें हमने हाई टेम्परेचर यूज किया था, लगभग इतना ही केल्विन, और कितना प्रेशर यूज किया था आपके लिए, एटमॉस्फेयर। तो हमने डायरेक्टली क्या बना लिया था आपके लिए, फिनॉल। क्या बनाया था आपके लिए, फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को 2 स्टेप में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट में ये, सेकंड में आपके लिए डाइल्यूट HCl। लेकिन अगर मैं यहीं ये कहूँ आपसे कि मैंने मान लो एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, कैसे Cl लगा दिया, पैरा पर ही लगाएंगे आप, मेटा पर क्यों नहीं, और तो पैरा पर ही लगाते हैं, मेटा पर क्यों नहीं लगाते, इसका रीज़न हम अभी रेजोनेंस में बताएंगे आपको। हमने कहा भाई हम NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं फर्स्ट, ठीक है, सेकंड हम डाइल्यूट HCl के साथ करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा लगभग आपके लिए 468 केल्विन के करीब होगा। टेम्परेचर कम हुआ, कंडीशन कम हुई, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या बना सकते हो, OH डायरेक्ट लगा दो और NO2 आप। अब सपोज करो मैंने एक और आपके लिए लगा दिया यहाँ पर Cl, एक ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिया और एक आपके लिए लगा दिया पैरा पोजीशन, ठीक है। तो क्या होगा, NaOH के साथ रिएक्शन करें तो यहाँ पर और कम टेम्परेचर होगा, लगभग 338 केल्विन के करीब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर का अधिक यूज नहीं करेंगे और यहाँ पर डाइल्यूट HCl होगा, ठीक है। तो ये भी क्या बना लेगा आपके लिए, OH यहाँ आ जाएगा, एक NO2 यहाँ आ गया और एक NO2 यहाँ, ठीक है। इसका नाम लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, फिनॉल, ठीक है। इसका कॉमन और IUPAC नेम फिनॉल। इसको 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अगर मैं कहूँ एक और आपके लिए ग्रुप लगाऊं तो देखो इधर यहाँ मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो आपके लिए Cl यहाँ लगा दिया, एक NO2 यहाँ लगा दिया, एक NO2 यहाँ लगा दिया और एक NO2 आपने लगा दिया यहाँ। तो ये क्या है, ये बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है आपके लिए। फर्स्ट यहाँ पर किसी भी हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डाइल्यूट HCl, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं। तो ईजिली तरीके से Cl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और OH आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए इसकी रिएक्टिविटी को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन पर ही क्या हो जाता है, या ईजिली तरीके से यहाँ से हैलोजन रिमूव हो जाता है और OH ईजिली तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो देखो इधर ये आपके लिए यहाँ पर बात समझें। देखो इसका नाम हम एक कॉमन नेम है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और एक IUPAC नेम है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। और इसका IUPAC नेम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, ठीक है, पिक्रिक एसिड, ये जो आपके लिए कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो अगर हमने ये देखा कि NO2 जो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हमने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही लिया है, ठीक है। पोजीशन पर ही आपके लिए लगा हुआ है, ठीक है, ऑर्थो एंड पूरा पैरा पोजीशन पर है, ठीक है। मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके लिए यहाँ पर समझना है। वैसे जनरली मैं आपको बता दूँ कि जब हम मान लो किसी ऑर्थो या पैरा की NO2 लगा हुआ है, जब उसकी रेजोनेंस बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है या नेगेटिव चार्ज आता है इसके कारण। लेकिन मेटा पर अगर NO2 लगा हुआ है, ठीक है, तो मेटा पोजीशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। मीन्स क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ाता है। मतलब अगर ऑर्थो पर और पैरा पर लगा हुआ है NO2, ठीक है, किसी भी एरियल हैलाइड पर, तो उसकी रेजोनेंस के कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आने के कारण, ठीक है। लेकिन मेटा पर
नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, एक तरीके से अनस्टेबल रहता है एज कंपैरिजन ऑर्थो और पैरा। ठीक है, तो मैं अभी आपको यही बात बताऊंगा कि ऑर्थो पैरा पर क्यों है ये, ठीक है, और मेटा पर क्यों नहीं इसका यूज हमने किया है, तो वो हम रेजोनेंस से बताएंगे। पहले आप इसको जल्दी से नोट करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नोट करें रिएक्टिविटी। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो आपके लिए NO2 ग्रुप है ऑर्थो पैरा पर क्यों लगा है, हमने मेटा पर क्यों ना, वो किसके कारण है आपके लिए, रेजोनेंस के कारण। देखो सपोज करो हमने आपके लिए कंपाउंड लिया, यहाँ डाल सकते हैं NO2 एट ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। तो हम आपके लिए ऑर्थो वाले वो पैरा वाले ही बता दें आपके लिए, पैरा पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने Cl ले लिया, यहाँ पर NO2 आपके लिए लगा दूँ, तो NO2 के मैं कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दूँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बॉन्ड बना है। देखो होगा क्या रेजोनेंस के कारण, इसके पास लोन पेयर होंगे, बिल्कुल सही है, 3 लोन पेयर, ये इसको लोन पेयर देगा, तुरंत ये यहाँ आएगा, तो बनेगा क्या, ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, और ये आपके लिए NO2 जैसा है अभी फ़िलहाल में पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, और बाकी के जो बॉन्ड हैं आप लगा सकते हैं, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ठीक है, तुरंत ही क्या होगा कि जो ये लोन पेयर ये आएगा तो ये बॉन्ड तुरंत ही पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, तो होगा क्या, डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ठीक, तुरंत ये बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तुरंत इसने यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लिया, और ये आपके लिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये NO2 आपके लिए लगा ही है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। वैसे तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। इस बॉन्ड को आप ऐसे रहने दें, ठीक है, क्योंकि हमें बॉन्ड को मूव कराना है तो डबल बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर होगा जो नेगेटिव चार्ज है वो तुरंत ही इस पोजीशन पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये बॉन्ड ये जो लोन पेयर है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया आपका, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये आपके लिए क्या होगा, आपके लिए जैसा था आपके लिए वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, मीन्स नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो मेटा पोजीशन है इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए, अगर मैं NO2 को पैरा पोजीशन पर लगाऊं तो ये कंडीशन होती है। इसी तरीके से अगर हम NO2 को ऑर्थो पोजीशन पर लेते हैं, किस पर, ऑर्थो पोजीशन पर लेते हैं, पोजीशन पर, तो देखो जरा यही समझ लो आप, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो NO2 पर नेगेटिव, यहाँ पर NO2 लगा देंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं ये कहूँ आपके लिए कि अगर मैं NO2 को किस पर लूँ आपके लिए, मेटा पोजीशन पर लूँ, किस पर, मेटा पोजीशन, ठीक है। तो मेटा पोजीशन पर क्या होगा, जैसे आपने ले लिया ये, यहाँ आपने Cl ले लिया, मेटा ये NO2 स्ट्रक्चर बना लो, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये इसके पास जो लोन पेयर हैं वो इसको डोनेट करेगा, तुरंत ही ये यहाँ आएगा, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो, ठीक है, तुरंत ही क्या आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और आपके लिए ये बॉन्ड इस तरीके से, और NO2 आपके लिए रहेगा इसी तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपके लिए ये बॉन्ड इसी तरीके से, ठीक है। तो ये बॉन्ड आ गया, ठीक, ये और आपके लिए ये, ठीक है। अब क्या होगा, तुरंत ही ये यहाँ पर आएगा, तुरंत ये जो बॉन्ड होगा वो किस पोजीशन पर आएगा, पैरा पोजीशन पर, तो क्या होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पर ये बॉन्ड जब यहाँ आया है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और NO2 इस तरीके से आपके लिए स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखो उधर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आगे इस लोन पेयर को यहाँ पोजीशन पर पहुँचाएंगे, तुरंत आपके लिए यहाँ, तो डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, ठीक, ये आपके लिए यहाँ पर लोन पेयर दिखाई देगा ये, और ये आपका जैसा है वैसा ही आपके लिए रहेगा, वो नेगेटिव और
पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर आपके नेगेटिव आ गया, तो ये लोन पेयर है यहाँ पर। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये मेटा पोजीशन पर, इस पर कोई भी चार्ज नहीं आया है, ठीक है। ये पोजीशन है आपकी मेटा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, इसलिए ही हम ये कहते हैं कि मेटा पर हम NO2 का यूज नहीं करते, केवल किस पर करते हैं, आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बात समझनी है, ठीक है। तो मैंने आपको रेजोनेंस से बता दिया है कि किस तरीके से ऑर्थो पैरा पर NO2 लगाते हैं और मेटा पोजीशन पर नहीं लगाते, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम अब आगे आपके लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि एरियल हैलाइड किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।